हाँ जी, वेलकम टू हर्ष आईएएस। एथिक्स का आज हमारा 9वां लेक्चर है। इससे पिछले सेशन में हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स के बारे में। फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स के पीछे जितने भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको हमने ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करके देखा था। एक तो हमने बात की थी सोशल फैक्टर्स के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा था लर्निंग फैक्टर्स के बारे में और तीसरा हमने बात की थी अदर फैक्टर्स के बारे में। ये जितने भी फैक्टर्स हैं, इनको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने बात की थी सोशल फैक्टर्स के बारे में और सोशल फैक्टर्स के अंदर हमने पढ़ा था प्राइमरी ग्रुप्स के बारे में, बात की थी सेकेंडरी ग्रुप्स के बारे में और पढ़ा था रोल ऑफ कल्चर के बारे में। दूसरा हमने बात की थी लर्निंग फैक्टर्स के बारे में और लर्निंग फैक्टर्स के अंदर हमने पढ़ा था 4 मॉडल्स के बारे में। एक तो हमने बात की थी क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा था इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के बारे में, तीसरा हमने बात की थी इवेल्युएटिव कंडीशनिंग के बारे में और चौथा हमने पढ़ा था ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बारे में। इसके बाद हमने बात की थी अदर फैक्टर्स के बारे में और अदर फैक्टर्स के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था यूटिलिटेरियन नीड के बारे में, दूसरा हमने बात की थी रोल ऑफ वंस इंटेलिजेंस एंड इंटरेस्ट के बारे में, तीसरा हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में और चौथा हमने बात की थी रोल ऑफ मीडिया एंड एडवर्टीजमेंट के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में इससे पिछले सेशन में हमने पढ़ लिया था, बातचीत कर ली थी। आज के सेशन में हम बात करेंगे एटीट्यूडनल चेंज के बारे में। ये जो हमारे एटीट्यूड्स हैं, क्या इनको चेंज किया जा सकता है? और अगर चेंज किया जा सकता है तो किन तरीकों के थ्रू हमारे एटीट्यूड्स को चेंज किया जा सकता है? इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। एटीट्यूडनल चेंज। सबसे पहले तो बेसिक सवाल, ये जो हमारे एटीट्यूड्स हैं, क्या इनको चेंज किया जा सकता है? और इतना हमें ऑलरेडी समझ में आता है, ये जो हमारे एटीट्यूड्स हैं, ये रिलेटिवली स्टेबल होते हैं। ये जो हमारे एटीट्यूड्स हैं, इनको चेंज करना बेहद डिफिकल्ट होता है। हालांकि ये जो हमारे एटीट्यूड्स हैं, इनको चेंज करना बेहद डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये जो हमारे एटीट्यूड्स हैं, इनको चेंज किया जा सकता है। कई ऐसे तरीके देखने को मिलते हैं जिनके थ्रू हमारे एटीट्यूड्स को चेंज किया जा सकता है। उन्हीं तरीकों के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात की जाती है सोशल इन्फ्लुएंस के बारे में। सबसे पहले बात की जाती है सोशल इन्फ्लुएंस के बारे में। सोशल इन्फ्लुएंस एक तरीका है जिसके थ्रू किसी इंडिविजुअल के एटीट्यूड्स को चेंज किया जा सकता है। सवाल आता है, सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? बेहद सिंपल तौर पे अगर कहें तो सोशल इन्फ्लुएंस is a process by which an individual changes his or her attitude or behavior due to interaction with one or more persons। और ये जो इंटरेक्शन है, ये डायरेक्ट हो सकता है और ये इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इजी और सिंपल सी बात है। सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, उसको समझो। सोशल इन्फ्लुएंस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई इंडिविजुअल अपने एटीट्यूड या अपने बिहेवियर को चेंज करता है ड्यू टू इंटरेक्शन विद वन और मोर पर्सन्स। और ये जो इंटरेक्शन है, ये डायरेक्ट भी हो सकता है, ये इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट इंटरेक्शन का अगर एग्जांपल लें तो हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, हमारी जो फैमिली होती है, वो हमारे एटीट्यूड्स को शेप करते हैं, वो हमारे एटीट्यूड्स को फॉर्म करते हैं
वो हमारे एटीट्यूड्स को चेंज भी कर सकते हैं। ये जो हमारे फ्रेंड्स हैं, ये जो हमारी फैमिली है, ये जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, इसके थ्रू अगर एटीट्यूड में चेंज देखने को मिलता है तो ये एग्जाम्पल हो जाता है डायरेक्ट इंटरेक्शन का। और अगर बात करें इनडायरेक्ट इंटरेक्शन के एग्जाम्पल के बारे में, तो इमेजिन करो आप किसी छोटे शहर के छोटे से कॉलोनी में रहते हो और मान लेते हैं सफाई के प्रति आपका जो एटीट्यूड है वो बेहद पॉजिटिव है। लेकिन आपकी कॉलोनी में क्या हुआ, आपकी कॉलोनी का जो चौराहा है उस पे किसी एक इंसान ने कूड़ा फेंकने की शुरुआत कर दी। 15-20 दिन बाद पता है क्या होगा, आधी से ज्यादा कॉलोनी उसी चौराहे पे कूड़ा फेंक रही होगी। और 2-3 महीने के बाद पता है क्या होगा, पूरी की पूरी कॉलोनी इंक्लूडिंग यू उसी चौराहे पे कूड़ा फेंक रहे होंगे। और आपका एटीट्यूड क्या था सफाई को लेके, आपका एटीट्यूड था बेहद पॉजिटिव। आप सफाई रखने में बिलीव करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, किसी और को देख के, कॉलोनी वालों को देख के आपने भी चौराहे पे कूड़ा फेंकने की शुरुआत कर दी। ये एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट इंटरेक्शन का। या फिर इनडायरेक्ट इंटरेक्शन का एक और एग्जाम्पल हो सकता है, ये जो पॉलिटिकल स्लोगन्स होते हैं, अब की बार मोदी सरकार, ये क्या है, इनडायरेक्ट इंटरेक्शन के थ्रू आपके एटीट्यूड को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, होपफुली आपको समझ में आएगा। देखो, ये जो सोशल इन्फ्लुएंस है ये अलग से आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, तो सोशल इन्फ्लुएंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, सोशल इन्फ्लुएंस इज अ प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल changes his or her attitude or behavior due to interaction with one or more persons। और ये जो इंटरेक्शन है ये डायरेक्ट भी हो सकता है, ये इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अच्छा, थ्योरेटिकल लेवल पे अगर बात करें तो ये जो सोशल इन्फ्लुएंस है इसको किन तरीकों के थ्रू यूज किया जा सकता है, वो कौन कौन से तरीके हैं जिनको यूज करके किसी इंसान के एटीट्यूड को चेंज किया जा सकता है, वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू सोशल इन्फ्लुएंस को यूज किया जा सकता है। ऐसे 5 तरीके हैं। कौन कौन से 5 तरीके हैं, एक है रिवॉर्ड, एक तरीका है रिवॉर्ड, दूसरा तरीका है पनिशमेंट, तीसरा तरीका है ब्रिंगिंग इन द एक्सपर्ट्स, चौथा तरीका है लेजिटिमेट अथॉरिटी, और पांचवा तरीका है रेफरेंट। ये 5 तरीके हैं जिनके थ्रू सोशल इन्फ्लुएंस को यूज किया जा सकता है किसी इंसान के एटीट्यूड को चेंज करने के लिए। ये जो 5 तरीके हैं इनको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारी जो सरकार है वो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना चाहती है। हमारी जो सरकार है वो चाहती है कि सभी अपने घर के ऊपर सोलर पैनल्स लगाएं। तो सरकार क्या कर सकती है, एक तो सरकार ये कर सकती है कि सरकार बोले कि जो भी अपने घर की छत पे सोलर पैनल्स लगाएगा उसको सरकार सब्सिडी देगी। अगर सरकार ऐसा करेगी तो क्या बहुत सारे लोग अपने घर की छत पे सोलर पैनल्स लगवाएंगे या नहीं लगवाएंगे? बट ऑब्वियसली बात है लगवाएंगे। ये है रिवॉर्ड। और इससे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, इससे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों का जो एटीट्यूड है रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति, सोलर पैनल्स के प्रति, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक तो सरकार क्या कर सकती है, एक तो सरकार रिवॉर्ड्स के थ्रू किसी चीज के लिए लोगों का जो एटीट्यूड है उसको चेंज कर सकती है। दूसरा क्या किया जा सकता है, दूसरा सरकार ये बोल सकती है कि जो भी लोग सोलर पैनल नहीं लगाएंगे उनका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कंपैरेटिवली ज्यादा आएगा। आप खुद ही सोच के देखो, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पनिशमेंट प्रोविजन के बाद सोलर पैनल्स की तरफ स्विच करेंगे या नहीं करेंगे? बट ऑब्वियसली बात है करेंगे। तो दूसरा तरीका क्या है, सरकार जो है वो पनिशमेंट को यूज कर सकती है।
तीसरा, सरकार क्या कर सकती है? सरकार जो है वो एक्सपर्ट्स को लेके आए। सरकार फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंटलिस्ट को लेकर आए। ये जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, ये जो एक्सपर्ट्स हैं, ये लोगों के बीच में जाएं और लोगों को बताएं कि रिन्यूएबल एनर्जी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। बताएं कि सोलर पैनल्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। बताएं कि एनवायरनमेंट को किस तरीके से सेव किया जा सकता है। बताएं कि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हम किस तरीके से एक सेफ एनवायरनमेंट छोड़ के जा सकते हैं। बताएं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। और जब ये अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी तो बहुत सारे लोग जो हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ स्विच करेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो सोलर पैनल्स की तरफ स्विच करेंगे। तो तीसरा, सरकार जो है वो एक्सपर्ट्स वाला जो रास्ता है उसको भी ले सकती है। चौथा, सरकार क्या कर सकती है? सरकार जो है वो कोई कानून लेकर आ जाए, या फिर सरकार जो है वो कोई ऑर्डर पास कर दे। फॉर एग्जाम्पल, कल को सरकार बोले कि जो भी नया घर बनाएगा उसके ऊपर उसे सोलर पैनल लगाना ही होगा, ये कंपलसरी है। सरकार ऐसा कर सकती है। और अगर सरकार ने ऐसा कर दिया तो जितने भी नए घर बनेंगे उनके ऊपर सोलर पैनल लगवाना पड़ेगा। और ओवर द पीरियड टाइम इससे क्या होगा? इससे जो लोगों का एटीट्यूड है रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति, सोलर पैनल्स के प्रति, वो सिग्निफिकेंटली चेंज होने लग जाएगा। और पांचवा, सरकार क्या कर सकती है? रेफरेंट मेथड को यूज कर सकती है। बेसिकली सरकार जो है वो इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज को लेकर आए और उनके थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करवाए, उनके थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करवाए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी, कल को हमारे प्राइम मिनिस्टर आए और लोगों को अपील करें कि रिन्यूएबल एनर्जी हमें इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, हमें सोलर पैनल्स को प्रमोट करने की ज़रूरत है, हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो सोच के देखो, लोग सोलर पैनल्स की तरफ स्विच करेंगे या नहीं करेंगे? बट ऑब्वियस सी बातें करेंगे। एक इंसान जो कि आके बोले कि आप थाली बजाओ और लोग थाली बजा रहे हैं, तो सोलर पैनल्स में तो लोगों को अपना भी फायदा दिख रहा है। ऐसा कैसे हो पा रहा है? बिकॉज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बेहद इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी हैं। तो ये वो 5 तरीके हैं जिनके थ्रू सोशल इन्फ्लुएंस को यूज किया जा सकता है किसी इंसान के एटीट्यूड्स को चेंज करने के लिए। सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, होपफुली आपको समझ में आएगा। और ये जो सोशल इन्फ्लुएंस है, इसको यूज करने के लिए कौन कौन से 5 तरीके देखने को मिलते हैं? एक देखने को मिलता है रिवॉर्ड, दूसरा देखने को मिलता है पनिशमेंट, तीसरा देखने को मिलता है एक्सपर्ट, चौथा देखने को मिलता है लेजिटिमेट अथॉरिटी, और पांचवा देखने को मिलता है रेफरेंट। अच्छा, आपको ये समझ में आना चाहिए, कोई भी इंडिविजुअल अगर चाहे तो इन पांचों मेथड्स को यूज कर सकता है, चाहे तो किसी एक या किसी दो या किसी तीन को यूज कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, जैसी जरूरत है उसके हिसाब से मेथड्स को यूज किया जा सकता है। अच्छा, ये जो सोशल इन्फ्लुएंस है, इसको यूज करने के लिए ये 5 तरीके हैं। इन 5 तरीकों के अलावा 3 तरीके और हैं, या फिर ये कह दें कि ये जो सोशल इन्फ्लुएंस है, इसके मैकेनिज्म क्या है? देखो, 3 मैकेनिज्म देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 3 मैकेनिज्म देखने को मिलते हैं? एक देखने को मिलता है कॉन्फर्मिटी, एक देखने को मिलता है कॉन्फर्मिटी, दूसरा देखने को मिलता है कॉम्प्लायंस, दूसरा देखने को मिलता है कॉम्प्लायंस, और तीसरा देखने को मिलता है ओबीडियंस। तीसरा देखने को मिलता है ओबीडियंस। बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है वो हमें समझ में आ गया। ये जो सोशल इन्फ्लुएंस है, इसको यूज करने के लिए हमने 5 तरीकों के बारे में बात की। ये जो सोशल इन्फ्लुएंस है, इसके 3 मैकेनिज्म्स हो सकते हैं। कौन कौन से 3 मैकेनिज्म्स हो सकते हैं? एक हो सकता है कॉन्फर्मिटी, दूसरा हो सकता है कॉम्प्लायंस, और तीसरा हो सकता है ओबीडियंस। देखो, ओबीडियंस तो नाम से ही क्लियर है,
ओबीडियंस का मतलब होता है टू ओबे। ओबीडियंस का मतलब होता है टू ओबे। हम किसी के ऑर्डर को ओबे कर रहे हैं, और कोई हमें ऑर्डर दे रहा है कि आपका ये जो बिहेवियर है, आपका ये जो एटीट्यूड है, इसको बदलो, और हमारे ऊपर प्रेशर है, या फिर हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और इसके चलते हम उसके ऑर्डर को ओबे कर रहे हैं, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को ओबीडियंस बोला जाता है। और ढंग से समझेंगे, लेकिन हाँ, ओबीडियंस बेसिक तौर पे क्या होता है आपको समझ में आएगा। दूसरा है कॉम्प्लायंस, और कॉम्प्लायंस का मतलब होता है बेसिकली रिक्वेस्ट बेस्ड। कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई आपका ये जो एटीट्यूड है, आपका ये जो बिहेवियर है, इसको चेंज करो, और आप किसी रीजन की वजह से उस रिक्वेस्ट को मान रहे हो। वो रीजंस क्या हो सकते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, आप मान रहे हो, तो उसको बुलाया जाएगा कॉम्प्लायंस। और तीसरा कॉन्फर्मिटी। कॉन्फर्मिटी बेसिकली ग्रुप बेस्ड होती है। कॉन्फर्मिटी बेसिकली ग्रुप बेस्ड होती है। ये जो तीन मैकेनिज्म्स हैं, इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्फर्मिटी के बारे में। कॉन्फर्मिटी का मतलब क्या है? कॉन्फर्मिटी एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई इंडिविजुअल अपने एटीट्यूड या अपने बिहेवियर को चेंज करता है टू फिट इन दी सोसाइटी, या फिर टू फिट इन सम ग्रुप। बेसिकली किसी सोसाइटी या किसी ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए जब कोई इंडिविजुअल उस ग्रुप के, उस सोसाइटी के जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं, उनको एक्सेप्ट करने की शुरुआत कर देता है, अपने एटीट्यूड्स को बदलने की शुरुआत कर देता है, तो उसको क्या बुलाया जाता है? उसको बुलाया जाता है कॉन्फर्मिटी। फॉर एग्जाम्पल, आम तौर पे ये आपको होते हुए दिखाई देगा। इमेजिन करो, कोई छोटे शहर का या गांव का बच्चा है, और इसका एडमिशन हो गया किसी मेट्रो सिटी में। ये पढ़ने के लिए पहली पहली बार अपने गांव से बाहर निकला है, मेट्रो सिटी में गया, और उस कॉलेज में इसके कुछ 10-15 दोस्त बने। लेकिन ये जो 10-15 दोस्त हैं, ये हैं अंग्रेज टाइप के दोस्त। ये जो दोस्त हैं, ये देखते हैं हॉलीवुड मूवीज। ये जो दोस्त हैं, ये बात करते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में, ये बात करते हैं डेक्स्टर के बारे में, ये बात करते हैं डीसी मार्वल की मूवीज के बारे में। और ये जो बच्चा है, ये गांव से गया है, ये अभी भी डीडीएलजे के जमाने में है, ये अभी भी कुछ कुछ होता है के जमाने में है, ये अभी भी 90s के गाने सुन रहा है। और ये जो इसका ग्रुप है जिसमें ये फिट होना चाहता है, जिसमें सेटल होना चाहता है, वो ग्रुप बात कर रहा है जस्टिन बीवर के बारे में, वो ग्रुप बात कर रहा है गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में, वो ग्रुप बात कर रहा है डेक्स्टर के बारे में। और ये जो बच्चा है, इसको हॉलीवुड मूवीज समझ में ही नहीं आती हैं। इसने एक आधी बारी कोशिश की है, इसको नफरत है उन मूवीज से, इसको पसंद है 90s की बॉलीवुड मूवीज। लेकिन अब इस बच्चे को इस ग्रुप में फिट होना है। समस्या है कैसे फिट हो? तो अभी बच्चा क्या करेगा? रात को जाएगा, टैब खोलेगा और गेम ऑफ थ्रोन्स देखेगा, टैब खोलेगा और डेक्स्टर देखेगा, टैब खोलेगा और जो हॉलीवुड मूवीज हैं जिनके ऊपर बातचीत होती है, उनको देखेगा। ये क्या हो रहा है? इस पर्टिकुलर ग्रुप में फिट होने के लिए ये जो बच्चा है, ये सिग्निफिकेंटली अपने एटीट्यूड को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, जो कि इवेंचुअली हो भी जाएगा। इस ग्रुप में फिट होने के लिए ये जो बच्चा है, इस ग्रुप के जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं, उनके ऊपर काम करने की शुरुआत कर रहा है। और इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को कॉन्फर्मिटी बुलाया जाता है। अच्छा, कॉन्फर्मिटी के तहत दो तरीके का सोशल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। कौन कौन से? एक देखने को मिलता है नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस, एक देखने को मिलता है नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस, और दूसरा देखने को मिलता है इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस। नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? वही जो अभी हमने बात की कि किसी सोसाइटी
या किसी ग्रुप में फिट होने के लिए जब कोई इंसान उस ग्रुप के नॉर्म्स को एक्सेप्ट करने की शुरुआत कर देता है तो इसको क्या बुलाया जाता है? इसको नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस बुलाया जाता है। और इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? इमेजिन करो, आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो, आपको कोई जानकारी नहीं है, या फिर ये मान लेते हैं कि किसी सर्टेन टॉपिक के बारे में आपको जानकारी नहीं है। आप एक क्लास में बैठे हुए, क्लास में 50 बच्चे हैं और मैडम ने पूछा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और एक बच्चे ने जोश में बोला जयपुर। दूसरा खड़ा हुआ, उसने भी बोला जयपुर। तीसरा खड़ा हुआ, उसने भी बोला जयपुर। ऐसे 5 7 10 15 बच्चे खड़े हुए और सबने जयपुर बोला। आपको पता ही नहीं है, आपको जानकारी नहीं है कि कैपिटल क्या है। आपकी बारी आई, आपने देखा कि पहले 15 लोग सब जयपुर बोल रहे हैं, तो हो सकता है जयपुर ही सही हो। आप भी खड़े हुए और आपने भी कॉन्फिडेंस से क्या बोला? जयपुर। ये क्या है? ये इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस का एक एग्जाम्पल है। लॉन्गर रन में भी यही होता है। आपके इर्द गिर्द 15 लोग अगर एक काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सुट्टा मार रहे हैं, तो इवेंचुअली एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद पॉसिबिलिटी ये है कि आप भी सुट्टा मारो, पॉसिबिलिटी ये है कि आप भी सुट्टा के साथ में कंफर्टेबल हो जाए। ये क्या है? ये इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस है। देखो, कॉन्फर्मिटी का मतलब क्या है? होपफुली आपको समझ में आया होगा। दूसरा है कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस का मतलब क्या होता है? कोई आपको रिक्वेस्ट कर रहा है। अच्छा, एक चीज और, जब हम बात करते हैं कॉन्फर्मिटी के बारे में, तो यहाँ पे एटीट्यूड में भी चेंज देखने को मिल सकता है अगर बात लॉन्गर रन तक चल रही है तो, और बिहेवियर में भी चेंज देखने को मिल सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉम्प्लायंस के बारे में, तो हम प्राइमरीली बिहेवियर में चेंज के बारे में बात करते हैं। कॉम्प्लायंस से आमतौर पे एटीट्यूड में चेंज देखने को नहीं मिलता, लेकिन हाँ, बिहेवियर में चेंज देखने को मिलता है। बट हाँ, लॉन्गर रन में कुछ केसेस में कॉम्प्लायंस के थ्रू भी एटीट्यूडनल चेंज देखने को मिल सकता है। कॉम्प्लायंस का मतलब क्या है? रिक्वेस्ट बेस्ड। आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई तेरा ये जो एटीट्यूड है, इस चीज के प्रति ये जो एटीट्यूड है, ये जो बिहेवियर है, इसको प्लीज थोड़ा सा चेंज कर ले। अब सवाल ये आता है कि कोई आपको रिक्वेस्ट कर रहा है, आप किसी की रिक्वेस्ट मानोगे क्यों? उसके 5-6 रीजंस हो सकते हैं। कौन कौन से 5-6 रीजंस हो सकते हैं? एक तो लाइकिंग, या फिर फ्रेंडशिप। लाइकिंग या फिर फ्रेंडशिप। दूसरा कमिटमेंट। दूसरा कमिटमेंट। तीसरा रेसिप्रोसिटी। चौथा सोशल वैलिडेशन। चौथा सोशल वैलिडेशन। पांचवा अथॉरिटी। एक लाइकिंग और फ्रेंडशिप, दूसरा कमिटमेंट, तीसरा रेसिप्रोसिटी, चौथा सोशल वैलिडेशन, पांचवा अथॉरिटी, और एक छठवा और रह गया है जो कि मैं भूल गया था, स्कैरसिटी। छठवा स्कैरसिटी। देखो, लाइकिंग एंड फ्रेंडशिप की अगर बात करें, कोई आपका दोस्त है, आप उसको पसंद करते हो, आपको उससे मोहब्बत है, और वो इंसान आपको रोज रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई ये जो तेरा एटीट्यूड है ना इस चीज के प्रति, ये सही नहीं है, इसको बदल ले। आप इस इंसान से प्यार करते हो, इस प्यार की खातिर हो सकता है आप उस चीज के प्रति अपना जो एटीट्यूड है उसको बदलने की कोशिश करो। जैसे आमतौर पे ये देखने को मिलता है, आप नया नया किसी से बात करने लगे और आप गाली देते हो, या आप सुट्टा पीते हो, और उधर से एक आवाज आई कि देखो, अगर मुझे प्यार करते हो तो ये गालियां छोड़नी पड़ेंगी, ये सुट्टा छोड़ना पड़ेगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने सुने होंगे कि लड़के छोड़ देते हैं। आपने सुना होगा कि ये जो भैया थे ना, पहले बहुत बदमाश हुआ करते थे, लेकिन जब से भाभी आई हैं तब से सुधर गए। ये क्या है? ये है लाइकिंग एंड फ्रेंडशिप। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल भी हो सकता है, जैसे
आप किसी पर्सनैलिटी को पसंद करते हो और वो पर्सनैलिटी जो है वो किसी एक चीज़ को प्रमोट कर रही है, तो वो जो चीज़ है उसके प्रति आपका जो एटीट्यूड है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो लाइकिंग या फिर फ्रेंडशिप के लिए भी आप कॉम्प्लाई करते हो, आप रिक्वेस्ट को मानते हो और अपने एटीट्यूड को चेंज करते हो। दूसरा, कमिटमेंट। हालाँकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा मानता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, बताया जाता है कि कमिटमेंट को भी यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिंपल तौर पे अगर कहें, तो आप चाहते हो कि आपका जो दोस्त है, वो एक पर्टिकुलर चीज़ के प्रति अपना एटीट्यूड बदल ले। फॉर एग्ज़ाम्पल, पढ़ने की शुरुआत कर दे। तो आपने उसको 50 बार बोला अकेले कमरे में, नहीं माना, पढ़ता ही नहीं है। आपने क्या किया? आपने 15-20 दोस्तों को इकट्ठा किया, उनके सामने बातचीत करने लगे और बोले कि अबे ये नहीं पढ़ता, इसके बस की बात ही नहीं है, ये पढ़ ही नहीं सकता, देख लेना, इसके नंबर नहीं आएँगे। आपने ये सब बोलना शुरू किया, उसको भी जोश आ गया कि अबे ऐसे कैसे बोल रहा है, देख लेना, अगले पेपर में 100 में से 90 लाऊँगा। अबे तू नहीं ला सकता भाई, लेके आऊँगा। अच्छा लेके आएगा, कमिट कर, कसम खा, लगा शर्त, कसम खा, लगा शर्त। आपने शर्त लगा ली। अब ज़्यादा चांसेस हैं कि शर्त के चलते, इस कसम के चलते, ये जो आपका दोस्त है, ये अगले पेपर के लिए पढ़ाई करे। तो ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे लोग अपने कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए भी अपने एटीट्यूड्स में चेंज लेकर आते हैं। तीसरा, रेसिप्रोसिटी। और ये सबसे बढ़िया चीज़ है। देखो, आप किसी के लिए कुछ करते हो, तो सामने वाला भी आपके लिए रिस्पॉन्ड करता है। आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया, तो सामने वाला भी कोशिश करेगा आपके लिए कुछ अच्छा करने की। इसका एक बेहद सुंदर एग्जाम्पल पता है क्या है? एक नया-नया बच्चा पैदा हुआ है, 4-6 महीने का है। आप पहली बार उससे मिलने के लिए जाते हो। आप क्या करोगे? आप एकदम से उसको खिलाओगे। बेटा, क्या कर रहा बेटा? अले मेला बेटा, ओ मेला बेटा। आप तरीके-तरीके के मुँह बनाओगे और जब आप मुँह बनाओगे, तो वो जो बच्चा है, वो खुश होगा, वो हँसेगा, वो भी उछलेगा, हाथ-पैर फेंकेगा और जब वो हाथ-पैर फेंकेगा, तो आप और ज़्यादा करोगे। आप और ज़्यादा अले ले ले, अले मेरा बच्चा, ओए मेरा बच्चा, मेरा क्यूटी। जब आप और ज़्यादा करोगे, तो ये बच्चा और ज़्यादा हँसेगा और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको रेसिप्रोसिटी बोलते हैं। इसको मार्केट में खूब यूज़ किया जाता है। कैसे? आप किसी दुकान पे गए, जैसे ही आप दुकान पे एंटर किए, इसने आपसे पूछा ही नहीं कि आपको क्या खरीदना है। सबसे पहले क्या बोला? लड़के को, अपने यहाँ पे जो भी काम करता है, कि बेटा पहले भैया के लिए चाय लेकर आओ। आप मना करोगे, नहीं नहीं अंकल मैं चाय नहीं पीता हूँ, नहीं नहीं मैं नहीं पीता हूँ। अरे नहीं नहीं चाय तो पियो, एक कप चाय में क्या होता है, चाय तो पियो। बिस्किट रखा हुआ था, एक बिस्किट किसका दिया? 10 रुपए की चाय, 10 रुपए की चाय आपके सामने रख दी। आपने वो चाय पी और आपके ऊपर एक बर्डन आ गया कि यार अब तो खरीदना पड़ेगा, यहीं से खरीदना पड़ेगा। ये क्या है? ये रेसिप्रोसिटी है। तो रेसिप्रोसिटी के थ्रू भी एटीट्यूडनल चेंज देखने को मिल सकता है। सोशल वैलिडेशन, इसको तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ही नहीं। आधी से ज़्यादा जनता, इनफैक्ट पूरी जनता, ये जो इंस्टाग्राम है, ये जो रील्स हैं, इन पे नाच ही इसलिए रही है कि सोशल वैलिडेशन चाहिए। पतली कमरिया मेरी हाय हाय हाय, ये जब आया था रील, उसके बाद से मैंने इंस्टाग्राम चलाया ही नहीं है, रेयरली चलाता हूँ। लेकिन ये क्या है? सोशल वैलिडेशन के लिए लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। फ़ोटो डालते हो आप, उस फ़ोटो को डालने से पहले 2 घंटे फ़िल्टर चूज़ करने में लगाते हो, उसको साफ़ करने में लगाते हो। अरे जैसे हो वैसे दिख जाओ, क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सोशल वैलिडेशन की। आदमी वैलिडेशन चाहता है, सोसाइटी से वैलिडेशन चाहता है। एक्चुअल में चाहे कुछ ना हो, लेकिन हाँ, सोशल वैलिडेशन के थ्रू भी, अब जैसे रील्स के प्रति हमारा जो एटीट्यूड है, वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो गया है। अब तो एक तरीके से ये जो सॉफ्ट पॉर्न होती है, इसको भी हम एक्सेप्ट करने लगे हैं। ये क्या है? सोशल वैलिडेशन के थ्रू एटीट्यूड में चेंज आना। फिर अथॉरिटी, इसका भी एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा आपको समझ में आता है। आप जा रहे थे और आपने ट्रैफिक का वायलेशन कर दिया। कोई पढ़ा लिखा समझदार सा इंसान था, वो आया और उसने बड़े प्यार से बोला, भैया ये जो आप कर रहे हो गलत है, ऐसे ट्रैफिक का वायलेशन आपको नहीं करना चाहिए। भैया तो जोश में थे, भैया ने एकदम से स्टैंड लगाया
और एकदम से खड़े हुए और बोले, तेरा क्या मतलब है बे? तू क्या बोल रहा है मुझे? तू होता कौन है? इतने में पीछे से पुलिस वाला आ गया, वर्दी पहनी हुई थी। उसने बोला, भाई साहब थोड़ा साइड में लगा लो। वर्दी देखते ही, अथॉरिटी देखते ही अब भूल गए सब कुछ। हाँ हाँ भैया, कर रहा हूँ भैया, बिल्कुल भैया, हो रहा हूँ साइड में। ये क्या है? ये बिहेवियर में चेंज देखने को मिला। तो अथॉरिटी, ये तो डेली लाइफ में होता है आपके सामने। कोई रिक्शे वाला मिल जाए, उसके ऊपर आप चढ़ जाते हो। और वहीं किसी एमपी एमएलए की गाड़ी बगल से निकल जाए तो आप 10 फुट दूर भागते हो। आपको लगता है तो चलते हुए भी खा जाएगा। ये क्या है? अथॉरिटी। और लास्ट, स्कैरसिटी। जिन चीजों की कमी होती है, जिन चीजों की कमी होती है, या फिर ये कहें कि सेंस ऑफ कमी हमारे अंदर अगर डेवलप हो जाती है उन चीजों के लिए, तो हम उन चीजों के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करते हैं, या ये कहें कि उन चीजों के पीछे भागते हैं। जैसे अमेजोन पे सेल चली या फ्लिपकार्ट पे सेल चली। अब सेल खत्म खत्म होने वाली है कल। आपको पता है कल खत्म हो जाएगी, कल खत्म हो जाएगी। आप क्या करोगे? जल्दी जल्दी कोशिश करोगे कि खरीद लूं खरीद लूं खरीद लूं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सेंस ऑफ स्कैरसिटी आ गया। ये आ गया कि यार कल खत्म हो जाएगी, आज खरीद लिया तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये जो स्कैरसिटी है, अगर इसका भी सेंस आ जाए तो भी बिहेवियर में चेंज देखने को मिल सकता है। देखो, कंप्लायंस का मतलब है रिक्वेस्ट बेस्ड। आपसे किसी ने रिक्वेस्ट की और उस रिक्वेस्ट के चलते आप अपने बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो या कर रहे हो, और आप उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हो, उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? एक, लाइकिंग एंड फ्रेंडशिप। दूसरा, कमिटमेंट। तीसरा, रेसिप्रोसिटी। चौथा, सोशल वैलिडेशन। पांचवा, अथॉरिटी। और छठवा, स्कैरसिटी। अच्छा, ये जो कंप्लायंस है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कई सारी टेक्निक्स देखने को मिलती हैं। नाम नाम याद रख लो। जैसे एक टेक्निक देखने को मिलती है, फुट इन द डोर। एक टेक्निक देखने को मिलती है, फुट इन द डोर। दूसरी टेक्निक देखने को मिलती है, डोर इन द फेस। तीसरी देखने को मिलती है, डेडलाइन। चौथी देखने को मिलती है, प्लेइंग हार्ड टू गेट। आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो और आप चाहते हो कि वो आपकी रिक्वेस्ट माने, तो इसके लिए तीन चार टेक्निक्स को आप यूज कर सकते हो। कौन कौन सी टेक्निक्स हैं? एक है फुट इन द डोर। नाम से क्लियर है, आपको दरवाजा एकदम से पूरा खोलने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे पैर फंसाओ, धीरे से रिक्वेस्ट पास करो। थोड़ी सी रिक्वेस्ट करी, फिर थोड़ा सा और अंदर चले जाओ, फिर थोड़ा सा और रिक्वेस्ट करो, फिर थोड़ी सी और रिक्वेस्ट करी, फिर थोड़ा सा और अंदर चले जाओ। और ऐसे करते करते आप पूरे अंदर चले गए। बेसिकली वो जो आदमी है, उसने आपकी रिक्वेस्ट को मान लिया। फॉर एग्जाम्पल, आप ये चाहते हो कि आपकी शादी आपकी पसंद की लड़की से हो। एक तरीका तो क्या हो सकता है? आप सीधे सीधे गए अपने फादर के पास में कि पापा, मेरे को शादी करनी है। और लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम है शाइस्ता खान। और पापा मम्मी आपके एकदम सनातनी हिंदू। जैसे ही आपने शाइस्ता खान बोला, मम्मी तो सुन के ही मर गई। और पापा लठ लेके बैठे हुए थे, और लठ पे लगाया हुआ था उन्होंने तेल। लठ उठाया उन्होंने और भागना शुरू किया आपके पीछे। आप आगे आगे, पापा पीछे पीछे। ये क्या है? बेवकूफ़ी। तरीका क्या हो सकता है? तरीका ये है कि आप धीरे से मम्मी के पास में गए और मम्मी को बोले कि मम्मी, मुझे शादी करनी है। मम्मी खुश हो गई कि हाँ बेटा, करो करो, शादी करो शादी करो। कि मम्मी, लेकिन बात यह है, मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अब मम्मी थोड़ा तो दिल मिलाएंगी, क्योंकि मम्मी को तो वही है कि मैं ढूंढ के लाऊंगी। मम्मी नहीं मानी पहली बार में। आप ऐसे लगे रहे 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। धीरे धीरे मम्मी मान गई कि ठीक है, अपनी पसंद की लड़की से कर लो, लेकिन ध्यान रखना, लड़की जो है वो अपने कास्ट की हो, वरना तेरे पापा नहीं मानेंगे।
आपने थोड़ा-सा टाइम लिया, 2-4 महीने और निकाले और इन 2-4 महीने में आप अपने जो भाई-बहन हैं, अपने जो कज़िन्स हैं, अपनी जो एक आधा क्लोज़ बुआ है, उसको अपने आटे में ले रहे हो। उनको बता रहे हो कि यार एक लड़की है, शाइस्ता खान है। उनमें से कुछ लोग आपकी साइड में हो गए। फिर कुछ टाइम निकला, आपने मम्मी को बोला कि मम्मी लड़की पसंद है, पर अपनी कास्ट से नहीं है। अच्छा, ये सारी बातचीत पापा के सामने नहीं हो रही है। पापा अभी भी उस मोड में है कि मेरा बेटा मेरी पसंद से शादी करेगा। मम्मी ने जैसे ही सुना कास्ट से नहीं है, मम्मी को थोड़ी और टेंशन हुई। अब मम्मी क्या करें? मम्मी ने आपको समझाने की शुरुआत करी कि ना ना बेटा, हम मर जाएंगे, तेरे पापा तुम मर जाएंगे, ऐसा मत करे। आपने बोला ठीक है, आप कह रही हो नहीं करूंगा, फिर मैं शादी नहीं करूंगा, मेरे को शादी करनी नहीं है, बाहर में जाए शादी। आपने ये बोला, साल भर निकल गया। इतने में आपकी मम्मी ने आपके फादर को भी बता दिया है। अच्छा, पापा लोग का स्वभाव बड़ा सिंपल है, उनके हार्मोन बड़े सिंपल है। वो आपसे 6 बार कहेंगे, 7 बार कहेंगे, आपको सुनाएंगे, आपकी 1-2 बार लड़ाई होगी, 7-8 बार कहने के बाद पापा आपसे बोलना ही बंद कर देंगे। उनका सिंपल फंडा है, भाड़ में जा आग लगे, मैं तेरे को बोलूंगा ही नहीं। पापा आपको बोलना बंद कर देंगे, लेकिन मम्मी को उंगली करते रहेंगे कि बोल इसको, शादी करे हमारी पसंद वाली लड़की से। आप नहीं मान रहे हो। अब धीरे धीरे साल 2 साल निकल गए। इर्द गिर्द आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको आपने पटा लिया है। ये जो फैमिली मेंबर्स हैं ये भी बोल रहे हैं कि करवा दो लड़के की शादी, कोई दिक्कत नहीं है, आजकल तो मॉडर्न जमाना हो गया है, ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी। मम्मी थोड़ा थोड़ा मानने लगी हैं, मम्मी थोड़ा थोड़ा तैयार होने लगी हैं। मम्मी को ये भी दिख रहा है कि 2 साल निकल गए, इसकी उम्र हो गई है 30 साल, फिर इससे कोई शादी करेगा नहीं। तो मम्मी भी धीरे धीरे झुकने लगी हैं और मम्मी भी धीरे धीरे आपकी बात मानने लगी हैं। फिर आपने बॉम्ब फोड़ा कि यार ये तो शाइस्ता खान है। इतना जैसे ही आपने शाइस्ता खान बोला, मम्मी तो मर गई, मम्मी तो खत्म। आप वहीं तक मना सकते हो कि भाई दूसरी कास्ट की है, और उसमें भी हम तो इंडियन सोसाइटी में जी रहे हैं। अपर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट, वो भी बड़ा कैलकुलेशन है। आपने जहां बोला शाइस्ता खान, आपने जितनी भी कोशिश की थी वो सब खराब हो जाएगी। शाइस्ता खान एग्जाम्पल की बात है, बट मेरी बात समझने की कोशिश करो कि फुट इन द डोर का मतलब क्या है कि आप धीरे धीरे अपनी जो रिक्वेस्ट है उसको फॉरवर्ड कर रहे हो। एकदम से अगर बोल दोगे, एकदम से अगर बर्डन बना दोगे, प्रेशर बना दोगे, तो सामने वाला जो है वो बिफर जाएगा, सामने वाला जो है वो आपकी बात नहीं मानेगा। तो धीरे धीरे आपको अपनी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करना है। दूसरा, डोर इन दी फेस। डोर इन दी फेस का मतलब क्या है? आप मार्केट गए और जिस दुकान पे आप गए वो दुकानदार आपको जानता है, उसको पता है कि आप पैसे कम करवाओगे किसी भी चीज पे। तो ये जो दुकानदार है ये क्या करेगा? इसको मान लेते हैं किसी चीज के लिए 1200 रुपये चाहिए, तो ये पहले ही कितने बोलेगा? 1600 का है, 1600 का है। और आप क्या बोलोगे? अरे भैया 1600 बहुत महंगा दे रहा हूँ, 1600 में नहीं लूंगा, कम करो। अच्छा, फिर ये क्या बोलेगा दुकानदार कि भैया आप अपने हो, आते रहते हो, चलो 1600 मत दो, 1500 दे दो। आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं, 1000 दूंगा मैं, तो देख लो, 1000 दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा, नहीं तो जा रहा हूँ। आप जाने वाले नहीं हो और वो छोड़ने वाला नहीं है। ये क्या बोलेगा? अरे भैया 1500 कहाँ, 1000 कहाँ, समझो, ना आपकी ना मेरी, 1300 कर लेते हैं, 1300 में ले जाओ, पैक कर दिया मैंने, ले जाओ ले जाओ। आप बोल रहे नहीं 1300 नहीं दूंगा, 1300 नहीं दूंगा, 1300 ज्यादा है, 1200 ले लो, एक रेट है। अच्छा, ये दुकानदार खुश हो गया अंदर ही अंदर, कि 1200 जितना मेरे को चाहिए था उतना मिल रहा है। लेकिन आपके सामने कैसे प्रेटेंड करेगा कि 1200? भैया यार समझो, पूरा दिन दुकान पे बैठते हैं, हमें भी तो कुछ बचाना है, पर आप अपने हो, आपको भेज भी नहीं सकते हैं, चलो 1200 में नक्की करो, 1200 दे दो। ये क्या है? और आप तो एकदम चौड़ गए, आपने तो अपने पापा को, मम्मी को फोन कर दिया कि आप मेरे को नालायक समझते थे, भरोसा नहीं करते थे, देखो 1600 का बोला था उसने, 1200 में खरीद रहा हूँ। आपको पता ही नहीं है कि जो दुकानदार है इसने बेवकूफ़ बना दिया। ये कैसी टेक्निक है? डोर इन दी फेस। ये जो दुकानदार आपके साथ में कर रहा है कि पहले एक्सपेक्टेशंस इतनी बना दो, इतनी हाई बना दो कि जब उनको रिड्यूस किया जा रहा है, उस पैसे को रिड्यूस किया जा रहा है, तो आपको ऐसा लगे कि आपकी बात मानी जा रही है। इसको क्या बोलते हैं? इसको डोर इन दी फेस बोलते हैं। तीसरा, डेडलाइन। डेडलाइन आपको समझ में आता है, आपको बोला गया कि इस तारीख तक ये काम होना चाहिए, अब वो डेडलाइन आ रही है। जैसे जैसे
डेडलाइन पास में आएगी वैसे वैसे आपके अंदर वो होगा कि मेरे को ये काम कंप्लीट करना है, मेरे को ये चीज़ फुलफिल करनी है। वो डेडलाइन है। डेडलाइन की वजह से भी लोगों के बिहेवियर में चेंज देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका पेपर है, पूरा साल आप हो सकता है कम पढ़ो, पूरा साल हो सकता है आप डिसिप्लिन में ना रहो, पूरा साल हो सकता है आप हार्ड वर्क ना करो, लेकिन पेपर से जस्ट 2-3 महीने पहले आपके अंदर डिसिप्लिन भी आ जाता है, आपके अंदर हार्ड वर्क भी आ जाता है, आप प्रॉपरली पढ़ने भी लगते हो। ये क्या है? ये है डेडलाइन। और चौथा, प्लेइंग हार्ड टू गेट। ये तो मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है, आप सब कर दो। किसी को आप चाहते हो और वो किसी और को चाहता है। गलती से जिसको आप चाहते हो उसने आपको मैसेज कर दिया, आप इंतजार कर रहे थे मैसेज का, 24 घंटे से फोन आपके हाथ में था, लेकिन जैसे ही मैसेज आया आपके दोस्तों ने बोला कि नहीं 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 नहीं, रिप्लाई नहीं करना, अभी अभी रिप्लाई नहीं करना। अभी रिप्लाई कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। उसको लगेगा कि तू वेट ही कर रहा था, तो बैठा ही इस चीज के लिए था, अभी रिप्लाई नहीं करना। आपके हाथ में फोन, आप मैसेज देख रहे हो और खुश हो रहे हो कि वाह वाह मैसेज आ गया, लेकिन रिप्लाई नहीं कर रहे हो। 1 घंटे तक ऐसे देख रहे हो, आपके अंदर वो कूद रहा है कि भाई कैसे भी जल्दी रिप्लाई करूं, लेकिन दोस्त बोल रहे हैं नहीं नहीं, 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद मैसेज करना है। ये क्या है? प्लेइंग हार्ड टू गेट। बेसिकली स्कैरसिटी, कि जो चीज कम क्वांटिटी में अवेलेबल होती है, जो चीज इजीली अवेलेबल नहीं होती है, उसके प्रति हमारा जो एटीट्यूड है वो वांट वाला होता है। हम उस चीज को चाहते हैं, किसी भी तरीके से पाना चाहते हैं। तो एक टेक्निक है प्लेइंग हार्ड टू गेट। देखो, मैं बहुत इजी इजी एग्जांपल्स के साथ में चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली मेरा आइडिया ये है कि जब हम एथिक्स खत्म करें तो ये जो बेसिक्स हैं ये आपके दिमाग में एकदम कंक्रीट हो, आपको समझ में आए। उसके बाद हम प्रॉपर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, हम प्रॉपर थीम्स के ऊपर काम करेंगे। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। अच्छा, कॉन्फर्मिटी का मतलब क्या होता है और कॉम्प्लायंस का मतलब क्या होता है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। तीसरा है ओबीडियंस। बड़ा सिंपल है, कोई अथॉरिटी वाली फिगर है, उसने हमें ऑर्डर दिया, हम ओबे कर रहे हैं। ये जो हम ओबे कर रहे हैं इसमें हो सकता है हमारे बिहेवियर में सर्टेन चेंज देखने को मिले ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम किसी के ऑर्डर को मानते जा रहे हैं, सालों साल तक मानते जा रहे हैं, तो हो सकता है हमारे एटीट्यूड में भी चेंज देखने को मिले। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है कि हम ओबे करते क्यों हैं। एक जो बड़ा रीजन है हमारा ओबे करने का, वो क्या है? वो ये है कि हमें बचपन से ही ट्रेन किया जाता है। ये जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, इसके तहत हमें बचपन से ही ट्रेन किया जाता है ओबे करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, बचपन से ही सिखाया जाता है कि एल्डर्स को ओबे करना है। बड़े भैया हैं, बड़ी दीदी हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, दादा हैं, दादी हैं, कोई भी बड़ा है उसको ओबे करना है। क्वेश्चन मत करो, गलत बोल रहा हो सही बोल रहा हो उसको ओबे करो। स्कूल पहुंचते हो आप, टीचर्स को ओबे करो। स्कूल पहुंचे आप, मॉनिटर को ओबे करो। आपका जो स्पोर्ट्स कैप्टन है उसको ओबे करो। बचपन से ही हमें ट्रेन किया जाता है ओबे करने के लिए। दूसरा, अगर कोई अथॉरिटेटिव फिगर है, उसके पास में पावर है, और उसके पास में पावर है तो बट ऑब्वियस सी बात है आप उसको ओबे करोगे। तीसरा, हमारे ऊपर जब डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है तो हम इजीली ओबे कर लेते हैं। देखो, एक हिटलर का बड़ा फेमस केस है, मैं भूल रहा हूँ, नाजी जर्मनी से रिलेटेड है। न्यूरमबर्ग ट्रायल्स, आई थिंक यही बुलाते हैं उनको, न्यूरमबर्ग ट्रायल्स। मूवी भी है इसके ऊपर। ये जो ट्रायल्स हैं ये हिटलर के उन ऑफिसर्स के ऊपर चले, हाँ शायद यही नाम है, उन ऑफिसर्स के ऊपर चले जो कि मास किलिंग में इन्वॉल्व थे। जो इसकी ये जो मास किलिंग की गई उसमें इन्वॉल्व थे। इनमें से कई ऐसे ऑफिसर्स थे जिनका ये कहना था कि देखो, मैंने ये अपनी मर्जी से नहीं किया, मुझे तो ऑर्डर्स दिए जा रहे थे। ये आर्ग्यूमेंट वहां पे रखा गया, हालांकि इस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है? यहां से हमें ये समझ में आ रहा है कि जब हमारे ऊपर डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो हम केयरफुली काम करते हैं, हमारा एटीट्यूड एक सर्टेन तरीके का होता है। लेकिन जब हमें पता है कि हमारी जवाबदेही नहीं है, कोई और रिस्पॉन्सिबल है, तो हम
वर्स्ट ऑफ द क्राइम्स कर सकते हैं। हमारा एटीट्यूड जो है वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो सकता है। देखो, ओबीडियंस का मतलब क्या है, कंप्लायंस का मतलब क्या है, और कन्फर्मिटी का मतलब क्या है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। देखो, एक बार फिर से ऊपर से देख लेते हैं। सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। सोशल इन्फ्लुएंस इज अ प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल changes his or her attitude or behavior due to interaction with one or more persons। ये जो इंटरेक्शन है ये डायरेक्ट भी हो सकता है, ये इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ये जो सोशल इन्फ्लुएंस है इसको 5 तरीकों के थ्रू यूज किया जा सकता है। कौन कौन से? रिवॉर्ड, पनिशमेंट, एक्सपर्ट, लेजिटिमेट अथॉरिटी एंड रेफरेंट। फिर ये जो सोशल इन्फ्लुएंस है इसके 3 मैकेनिज्म्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक कॉन्फर्मिटी, दूसरा कंप्लायंस और तीसरा ओबीडियंस। इन तीनों के बारे में अभी अभी हमने पढ़ा है, अभी अभी हमने बातचीत की है। अच्छा, एक तो कौन सी टेक्निक हो गई? एक टेक्निक हो गई सोशल इन्फ्लुएंस, और सोशल इन्फ्लुएंस के बारे में हमने इन डिटेल पढ़ लिया। दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है एटीट्यूड को चेंज करने का? दूसरा तरीका हो सकता है रोल टेकिंग। रोल टेकिंग, रोल टेकिंग का मतलब क्या है? देखो, जहां मैं रहता हूं, जहां पे मैं पैदा हुआ, वहां पे कहावत चलती है, शायद आपको समझ में आए, और रोल टेकिंग का कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आए। कहावत क्या है? बाबा के हाथ में फावड़ा, ऐसा लगता है जैसे बीजना। बाबा आपको समझ में आता है? फावड़ा मतलब जो खोदने के लिए होता है, और बीजना का मतलब होता है पंखा, जो हाथ वाला पंखा होता है ना, फैन जिसको हिलाते हैं, उसको बोलते हैं बीजना। तो बाबा के हाथ में फावड़ा, ऐसा लगता है जैसे बीजना। मतलब बाबा जब फावड़ा चला रहा होता है तो हमें ऐसे देख के लगता है कि बड़ा आसान है, बड़े आराम से चला रहा है, इसमें तो कोई मेहनत लगी नहीं रही है। कहा ही जाता है कि अगर आपको जानना है कि बाबा कितनी मेहनत कर रहा है, इस फावड़े को चलाने में कितनी मेहनत लग रही है, तो एक बार खुद से जाके ये जो फावड़ा है इसको चला के देखो, तो आपको पता चलेगा। और यही है रोल टेकिंग। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आपके फादर को ये लगता है कि आपकी मम्मी कोई काम नहीं करती है, घर तो वही चला रहे हैं, पैसा तो वही कमा के ला रहे हैं, घर उनके कंधों पे ही चल रहा है, तो एक दिन अपने पापा को बोलो कि पापा, सुबह से लेकर शाम तक जितना भी काम है घर का वो आप करो। पापा हो सकता है जोश जोश में तैयार हो जाए कि हाँ मैं बनाऊंगा, एक टाइम की रोटी बना भी दें। लेकिन जैसे ही दोपहर आएगी ना, वैसे ही दोपहर आते आते हाथ जोड़ देंगे, बोलेंगे देवी जी, आज समझ में आ रहा है, आपकी कृपा से घर चल रहा है, आप ही चला रही हो घर को, मैं पैसे कमाता हूँ वही ठीक है, आप संभालो अपना काम, मैं संभालता हूँ अपना काम। कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी मदर कोई काम नहीं करती है या कम काम करती है, तो एक बार जो जो काम आपकी मदर करती है उसको करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी मदर कितनी मेहनत करती है। इसी को बोलते हैं रोल टेकिंग। और जैसे ही आपको ये समझ में आएगा कि आपकी मदर कितनी मेहनत कर रही हैं, उनके काम के लिए आपको जो एटीट्यूड है वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाएगा। तो दूसरा, रोल टेकिंग। अगर किसी का एटीट्यूड आपको किसी चीज के लिए बदलना है, उसको उस चीज में डाल दो, एक्सपीरियंस करवा दो। अगर उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा इस रोल टेकिंग की वजह से, तो उसका जो एटीट्यूड है वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाएगा। तीसरा, एनफोर्स्ड कॉन्टेक्ट। तीसरा, एनफोर्स्ड कॉन्टेक्ट। इसको थोड़ा सा इधर लेकर आ जाते हैं। एनफोर्स्ड कॉन्टेक्ट का मतलब वही सेम। मान लेते हैं एक हिंदू बच्चा है और एक मुस्लिम बच्चा है, और दोनों ऐसे एनवायरनमेंट में पैदा हुए पले बड़े कि दोनों को एक दूसरे की कम्युनिटी से नफरत है। मतलब देखते ही गुस्सा आता है, देखते ही ऐसा लगता है कि सामने वाले को काट दूं। ये जो बच्चे हैं, इन दोनों को साथ में रख दो किसी हॉस्टल में, एक कमरे में रख दो। इन दोनों को एक दूसरे के साथ में, टच में किसी भी तरीके से लेके आ जाओ। जब ये दोनों एक दूसरे के टच में आएंगे तो धीरे धीरे इनको समझ में आएगा कि यार, ये जो सामने वाला है
ये भी नॉर्मल इंसान है, वही सांस ले रहा है, वही खाना खा रहा है, वही इमोशंस है, कुछ अलग नहीं है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो कि बदतमीज होते हैं, जो कि बेवकूफ़ होते हैं, जो कि वाहियात होते हैं, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो इन जनरल पॉपुलेशन में जो भी लोग हैं वो एक ही जैसे हैं। अब जब इस बच्चे को ये समझ में आएगा कि ये जो सामने वाला इंसान है ये भी मेरे जैसा ही है, तो इसका जो एटीट्यूड है उस दूसरी कम्युनिटी के प्रति वो चेंज होगा या नहीं होगा? बट ऑब्वियस सी बात है, वो चेंज होगा। तो तीसरा तरीका है एनफोर्स्ड कॉन्टेक्ट। चौथा तरीका क्या हो सकता है? पर्सनल एक्सपीरियंसेस। पर्सनल एक्सपीरियंसेस। पर्सनल एक्सपीरियंसेस जैसे पिछले सेशन में मैं बात कर रहा था मेरे हेल्थ इश्यू के बारे में, वो पर्सनल एक्सपीरियंस है। पहले मेरा एटीट्यूड ये था कि जिम करो, वर्कआउट करो, 80 किलो का वजन होता था, बॉडी बॉडी बनाओ, और जिम करने के बाद जो खाना है, जैसा खाना है, जहाँ पे खाना है, उल्टा सीधा कुछ भी खाओ। फिर 1.5 साल पहले, 2 साल पहले बीमार हो गए, ऑटो इम्यून डिजीज हो गई। ऑटो इम्यून डिजीज का कोई इलाज भी नहीं होता है, डॉक्टर से कहते हैं कि भाई इसको तो मैनेज ही किया जा सकता है। अब समझ में आ गया कि भाई जिम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाहर डाइट पे ध्यान दो। वजन कम हो गया, वजन हो गया 58। अब डाइट पे ध्यान दिया जा रहा है, अब खाने पीने पे ध्यान दिया जा रहा है। ये अगर पहले ध्यान दिया लिया था तो ये सारी समस्या होती नहीं। तो पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से भी आपका एटीट्यूड किसी चीज के प्रति चेंज हो सकता है। इसका हिस्टोरिकल एग्जाम्पल अगर देखें तो अशोक, सम्राट अशोक कलिंग का युद्ध लड़ा। लड़ने के बाद जब अगले दिन युद्ध के मैदान में आए और देखा कि इतने लोग मरे हुए हैं, तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। पहले उनकी पॉलिसी हुआ करती थी बहरी घोष, कलिंग के युद्ध के बाद उनकी पॉलिसी क्या थी? धम्म घोष। ये क्या है? पर्सनल एक्सपीरियंस, इसकी वजह से एटीट्यूड चेंज हो गया। या फिर गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल, इनकी कहानी शायद आपने सुनी होगी। अंगुलीमाल बेसिकली राक्षस टाइप का इंसान हुआ करता था। इसने 999 लोगों को मार दिया था और उनकी जो उंगलियां हैं उसकी माला बनाई हुई थी, और इसका टारगेट था कि मुझे 1000 लोगों को मारना है। और 1000वां इंसान मिल नहीं रहा था, बिकॉज लोगों को पता चल गया था कि यार 999 को मार दिया है, इसके आसपास जो भी गया उसको मार देगा। तो लोग दूर रहते थे, जिस रास्ते पे ये आदमी रहता था उस रास्ते से निकलते ही नहीं थे। ये जो अंगुलीमाल है राक्षस टाइप का इंसान था और इसको अपना टारगेट पूरा करना था। तो इसको दिमाग में आया कि क्यों ना अपनी माँ को मार दिया जाए। भाई माँ भी तो इंसान ही है, माँ को मार देते हैं और उसकी उंगलियां मिल जाएंगी, 1000 का टारगेट पूरा हो जाएगा। 999 तो मार ही चुका हूँ। जब गौतम बुद्ध को ये पता चला कि यार माँ को मारने वाला है, तो गौतम बुद्ध को लगा कि नहीं यार, ये तो ज्यादा हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध ने डिसाइड किया कि अब चलते हैं खुद। गौतम बुद्ध गए इसके पास में। इसके पास में जैसे ही गए, ये अपना फरसा लेके तैयार उसको चमका रहे, और ये भागा गौतम बुद्ध के पीछे। अच्छा, गौतम बुद्ध बड़े महान आदमी हो गए, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, लेकिन थे तो क्षत्रिय, फिट आदमी थे। ये भागा, गौतम बुद्ध आगे आगे भागे, ये पीछे पीछे, वो आगे आगे। खूब भगाया, खूब भगाया। जब भाग भाग के थक गया तो गौतम बुद्ध भी बैठ गए कि भाई बैठ जा, तू भी आराम कर ले, मैं भी आराम कर लेता हूँ। और फिर गौतम बुद्ध ने ज्ञान दिया, और वो तो बुद्ध है, वो किसी को ज्ञान दे दे तो किसका हृदय परिवर्तन नहीं होगा? अंगुलीमाल जो है वो फरसा गिरा देते हैं और गौतम बुद्ध के पैरों में आ जाते हैं। ये क्या है? पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू भी किसी इंसान के एटीट्यूड में सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिल सकता है। और पांचवा, परसुएशन। परसुएशन के बारे में इन डिटेल हम पढ़ेंगे। परसुएशन का बेसिक मीनिंग होता है जब कॉन्शियसली आप किसी के एटीट्यूड को चेंज करने के लिए कुछ एफर्ट्स ले रहे होते हो, किसी को परसुएड करने की कोशिश कर रहे होते हो, तो उसको बुलाया जाता है परसुएशन। ये जो परसुएशन है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आगे चलते हुए इन डिटेल हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए याद रखो कि परसुएशन के थ्रू भी किसी इंसान के एटीट्यूड को चेंज किया जा सकता है। और छठवा, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, किसी इंसान को किसी चीज को लेके गलत फहमी है और उस गलत फहमी की वजह से उसका जो एटीट्यूड है
वो नेगेटिव है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, आप क्या कर सकते हो? उस इंसान को जो सही इन्फॉर्मेशन है, वो प्रोवाइड कर दो। सही इन्फॉर्मेशन अगर मिल जाएगी, फैक्ट्स अगर मिल जाएँगे, डेटा अगर मिल जाएगा, तो वो जो इंसान है, उसका एटीट्यूड जो है, वो चेंज हो जाएगा उस चीज़ के प्रति। फॉर एग्ज़ाम्पल यूसीसी, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड क्या है? पता ही नहीं है जनता को। लेकिन लोगों के अपने-अपने ओपिनियंस हैं। कुछ भी बोले जा रहे हैं। बस मुँह खोलेंगे कुछ भी बोल देंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको जेन्युइनली किसी के एटीट्यूड को बदलना है टुवर्ड्स यूसीसी, तो उसको इन्फॉर्मेशन दो, उसको सही इन्फॉर्मेशन दो, उसको फैक्ट्स दो, उसको डेटा दो, उसको बताओ कि क्यों करना ज़रूरी है या क्यों करना नहीं ज़रूरी है, क्या सही चीज़ है, क्या गलत चीज़ है। और जब आप इन्फॉर्मेशन को फैक्ट्स के साथ में सपोर्ट करोगे, डेटा के साथ में सपोर्ट करोगे, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, ये जो इंसान है, इसका एटीट्यूड सिग्निफिकेंटली चेंज होगा टुवर्ड्स यूसीसी। तो हमारे जो एटीट्यूड्स हैं उनको 6 तरीके से चेंज किया जा सकता है। एक तो सोशल इन्फ्लुएंस, दूसरा रोल टेकिंग, तीसरा एनफोर्स्ड कॉन्टैक्ट, चौथा पर्सनल एक्सपीरियंस, पाँचवा परसुएशन और छठवां इन्फॉर्मेशन। और इसके साथ आज का हमारा जो सेशन है, ये खत्म हो गया। कोई डाउट हो, कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।